हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आज हम आए हैं मैथ सीएसई सेकेंड सेम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैसेज कर रहे थे कि सर मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइए सर। तो आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को जो डेट अनाउंस हो गया है कि 5 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अभी से ही मतलब कि तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन धुआंधार तरीक़ा से इस बार तैयारी करना है। मतलब आपका सीजीपीए इंक्रीज़ करना है कैसे भी करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ में काफ़ी दिक्कत होते हैं कि मैथ सर कैसे निकलेगा, मतलब कैरी वगैरह लगते हैं। तो क्या करना है, सिंपल, आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया गया है, इसमें आपको सिर्फ समझना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। ओके, तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा। ओके, और कह रहे हैं कि इसमें आपको सिर्फ क्या किया गया है, आपको टाइम को देखते हुए इसमें हर एक क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पर कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे हुआ। ओके, तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और एक और बात, हमने क्या ये आज का सेशन है। ओके, जिसमें 2019 का पीवाईक्यू लिए हैं, मोस्टली 2019 का भी पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं। ओके, उसके बाद हमने एग्ज़ाम के मतलब 2-3 दिन पहले एक सेशन लेंगे जिसमें मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो बीटेक सेकेंड सेम सीएससी ब्रांच वाले बच्चों के लिए है। ओके, जिसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स पढ़ना है, तो उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाया जाएगा जिसमें गारंटी होगा कि हाँ वो क्वेश्चन आ सकेगा, लड़ेगा 100%। ओके, तो तैयार रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप होंगे जो सेकेंड सेम का सीएससी का होगा तो वहाँ पर अपना शेयर कर देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन सो डैट कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। मतलब कह रहा है कि दो इवेंट दिया गया है। ओके, अब कह रहा है कि इंडिपेंडेंट पहला दे दिया, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है, तो प्रूव हमको क्या करना है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि इंडिपेंडेंट का क्या रूल होता है। इंडिपेंडेंट की ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू पी बी। पहला स्टेप ये याद होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट का ये कंडीशन होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें क्या प्रूव करना है कि हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना है कंप्लीमेंट वाला का। तो दो इवेंट कंप्लीमेंट वाला है, पहला ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ए इंटू बी। इसका क्या मीनिंग हो गया, मतलब ए बार इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। ओके, इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया। तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो कि ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका ये फॉर्मूला होता है कि सॉरी, थोड़ा खांसी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू पी बी। ये कहाँ से आया सर, देखो ये कहाँ से आया, यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर लिखा गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर पी बी मतलब दोनों कॉमन दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपस में कॉमन है इसलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। उसके बाद अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये बचे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी हम क्या बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ए का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए हो गया यहाँ पर। तो देखो किसके फॉर्मेट में आया, इसके फॉर्मेट में, मतलब दो इवेंट दे दिया गया था, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है फर्स्टली। अब हमको प्रूव करना था कंप्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो हमें प्रूव हो गया कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है।
तो देखो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था जो 2019 का क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था, घबराने को कोई बात नहीं है, सभी क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ लॉजिक कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए एंड बी आर क्या है, आल्सो इंडिपेंडेंट है। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा गया है, क्या कह रहा है कि ए पॉइंट इज चूजन एट रैंडम आउट ऑफ 4 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। पहला कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1-0-0-0-1-0, मतलब ए का दिया हुआ 1-0-0 और बी 0-1-0 एंड सी क्या दिया हुआ 0-0-0-1 और डी मेरा दिया हुआ 1-1-1, ये दिया हुआ एक कंडीशन पे दिया हुआ ई आई इक्वल टू आई माइनस टी एच, कोऑर्डिनेट इज 1। उसके बाद क्या बोला है, चेक इफ द इवेंट E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। बोला जा रहा है कि थ्री डायमेंशनल स्पेस है मेरा। ओके, तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर E1 E2 आर E3 आर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे क्वेश्चन का रहा है उसका गिवन ABC है और ये मेरा D है, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए गए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर E1 मेरा क्या होगा, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 1। ओके, अगर यहाँ पर E2 रखेंगे, यहाँ पर देखो E1 रखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर 1 लिखा गया है। अगर हम E2 लेंगे तो द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 2 और E3 भी लेना है क्योंकि 3 को 3 बोला जा रहा है, मतलब E1 E2 एंड E3 बोला जा रहा है, तो E3 लेते हैं, द थर्ड कोऑर्डिनेट इज 3 हो गया। ओके, अब चलते हैं। अब बोला जा रहा है कि E1 एंड E2 एंड E3 इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट कब होगा। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि E1 और E2 E3 आपस में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम इवेंट E1 को लेके चलते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लेना है, सबसे पहले इवेंट E1 को लेके चलना है। ओके, तो यहाँ पर A इक्वल टू लिखा गया है कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो 1-0-0 और D लिखा गया है 1-1-1। ओके, अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू निकाला गया है, मतलब E1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सबसे पहले हमको पता करना है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 2 है, इसलिए 2 लिखा गया है। उसके बाद टोटल कोऑर्डिनेट मेरा 4 है, तो इसलिए 2/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं इवेंट E2 के पास। इवेंट E2 निकालेंगे सबसे पहले। अब B बराबर क्या दिया हुआ था कोऑर्डिनेट 0-1-0 एंड D रहेगा मेरा 1-1-1। ओके, अब E2 का जैसे निकालेंगे, इसमें भी 2 है। ओके, इसलिए 2 हो गया। उसके बाद टोटल कोऑर्डिनेट मेरा 4 कोऑर्डिनेट था, इसलिए 2/4 1/2 इसका भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद सेम इसी तरह E3 का निकालेंगे, तो E3 का भी वही कंडीशन होगा, इसका भी 2 कोऑर्डिनेट होगा ऊपर और नीचे 4, टोटल कोऑर्डिनेट मेरा 4 होगा, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब सर यहाँ पर तो आ गया E1 E2 एंड E3 का प्रोबेबिलिटी, तब क्या करेंगे यहाँ पर बेसिकली अब हमको चेक करना है कि क्या हम अगर हम E1 E2 का सबसे पहले जानेंगे कि इसका ये क्या मेरा E1 E2 इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो चलते हैं चेक करते हैं। सबसे पहले E1 एंड E2 को लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू क्या होगा। देखो ये वाला पता होगा आप लोगों को, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, होता है ना, ये होता है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल इसका वैल्यू पुट कर देंगे। E1 का वैल्यू पता चला क्यों निकाले थे, E1 का वैल्यू 1/2 आया था, इसलिए E1 का वैल्यू 1/2 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट आता है 1/4। ओके, अब सेम इसी तरह E1 एंड E3 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 निकालने के बाद इसका भी वैल्यू 1/4 होता है। उसके बाद E2 एंड E3 में चेक करेंगे तो क्या आता है, 1/4 होता है। अब चलते हैं, अब हम चेक करेंगे कि म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये बोला जा रहा है कि E1
E2 E3 ये मेरा होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट। तो चेक करते हैं क्या मेरा ये क्या इंडिपेंडेंट इवेंट होगा कि नहीं। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे, ये मेरा क्या हो गया 1/2 ले लिए, क्योंकि इसका जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, क्या होगा इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, तो क्या होगा मेरा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये होना चाहिए। तब करते हैं 1/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/2 मल्टीप्लीकेशन 1/2 टोटल आता है 1/8, जो कि नॉट इक्वल टू 1/4 है। इसलिए क्या है, ये मेरा हो जाएगा इवेंट्स E1 E2 आर E3 आर क्या है पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, बट दे आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। मतलब बोला जा रहा है कि ये मेरा तो इंडिपेंडेंट इवेंट है क्योंकि सेम है सब लोग, ठीक है, E1 E2 और E3। लेकिन जब हम E1 E2 एंड E3 का निकालते हैं तो ये मेरा क्या होता है नॉट इक्वल टू 1/4 होता है, इसलिए ये मेरा क्या होगा म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं होगा। क्या होगा, ये मेरा म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लेट A एंड B आर टू पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड सपोज क्या करना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू दिया हुआ 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू दिया हुआ 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू दिया हुआ K। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ K A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू K दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू दिया हुआ है 0.7। ओके, तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि A एंड B आर मेरा क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी A यूनियन B बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B होगा। ओके, तब क्या करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू दिया हुआ 0.7। ओके, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू दिया गया है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू दिया हुआ K, ये हो गया। अब जैसे ही हम इसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब 0.4 उस साइड जाएगा तो वैल्यू आएगा 0.3, तो ये मेरा आ गया K का वैल्यू 0.3। अब इसी तरह सेकेंड नंबर क्वेश्चन था कि इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो फाइंड करना है कि क्या क्वेश्चन था, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। देखते हैं नीचे क्या है, मतलब ये हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, मतलब सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, सॉरी सेकेंड नंबर में क्वेश्चन बताया गया था कि A एंड B आर मेरा इंडिपेंडेंट वैल्यू है इवेंट है, तो आपको क्या करना है K का वैल्यू फाइंड करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हो गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का वैल्यू 0.7 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A का वैल्यू 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू K है। ओके, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का अभी वैल्यू निकाले 0.04 के, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर 0.7 यहाँ पर जस्ट के जस्ट मतलब सेम टू सेम है यहाँ पर, उसके बाद 0.4 और यहाँ पर K माइनस 0.4 K को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू मेरा 0.6 K। अब अगेन क्या करेंगे, इसको 0.6 K है और यहाँ पर 0.4 है मेरा, तो उस साइड जाएगा माइनस साइड, माइनस आ जाएगा, मतलब वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.3। ओके, एंड K का वैल्यू आएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.3, तो फाइनली क्या आया वैल्यू 1/2। 0.3 डिवाइड बाई 0.6 का वैल्यू आया 1/2, मतलब K का वैल्यू आ गया 0.4। ये आपका आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा था कि
if x and y are two independent random variables with ex equal to alpha and ex square equal to beta and e equal to y के पावर k इक्वल टू ए के, और यहाँ पर k का वैल्यू दिया गया 1 2 3 4। तो आपको क्या फाइंड करना है, ई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखकर तो लगता है काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन यहाँ पर देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहा जा रहा है वैसा ही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक्स का वैल्यू दिया हुआ अल्फा, ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ बीटा, और ई वाई के पावर के का वैल्यू दिया हुआ ए के, एंड के का बता दिया गया है कि के मेरा 1 से 4 तक है वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे, आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी बच्चे लोग जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या आएगा मेरा, ई एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 XY वाई स्क्वायर के पावर 2, ये हो गया। ओके, ये मेरा ए हो गया, ये वाला पार्ट मेरा ए हो गया, ये वाला मेरा पार्ट बी हो गया। तो देखो ए स्क्वायर हो गया ये, और ये मेरा 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे इससे, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेंगे, इसको आपस में इसको भी ब्रेक करेंगे, तो ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ई वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम इसको भी ब्रेक करते जाएंगे, 2ex एंड 2ey यहाँ पर, और वैसे ही क्या होगा यहाँ पर क्या दिया गया, e के पावर y4 हो जाएगा। अब सेम क्या दिया है कि ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर बीटा, तो बीटा लिख दिए, और ई वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर ई वाई स्क्वायर का वैल्यू सर कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर ई वाई का वैल्यू y के पावर k का वैल्यू दिया हुआ 1 के दिया हुआ है, एंड k का वैल्यू दिया 1 2 3 4, ये सब दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ई वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ई वाई स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो e के पावर 2 रखना है, तो y के पावर 2 रखना है, सॉरी y के पावर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, e फंक्शन ऑफ y के पावर 2, क्या आ गया मेरा a2 वैल्यू आ गया। तो वैसे ही इसमें क्या लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीटा इंटू a2 लिखा गया। अब प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा, ई एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ अल्फा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए 2 अल्फा, ये हो गया 2 अल्फा लिखा गया है। अब चलते हैं, अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का क्या आया था मेरा, a2 आया था, इसलिए a2 लिखा गया। अब सेम चलते हैं, e के पावर वाई के पावर 4 है, तो y के पावर 4 क्या होगा मेरा, 4 ही होगा वैल्यू, तो 4 होगा, तो इसलिए यहाँ पर a4 लिखा गया है। अब इसको और छोटा करते हैं, मतलब क्या आता है इसका वैल्यू, बीटा इंटू a2, ये हो गया। और क्या होगा, यहाँ पर a और 2 अल्फा है और a2 है। ओके, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, a4 है, तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर a4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा, और a एंड a2 को आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा a3, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर अपने कॉपी में सॉल्व करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन fx k इक्वल टू 1/2 के पावर x। क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर pdf दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन pmf दिया हुआ है, और fx दिया हुआ है k इंटू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, fx का वैल्यू दिया हुआ है मेरा k इंटू 1/2 के पावर x दिया हुआ, जहां पर x का वैल्यू दिया हुआ 1 2 3 एंड 4 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो तो क्या होगा, उस समय द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ
फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू 1, मतलब सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है मेरा k के पावर k इंटू 1/2 के पावर x दिया हुआ है, और k इक्वल दिया हुआ 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी फंक्शन में जो x लिखा हुआ वहाँ पर 1 2 3 4 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f1 निकालते हैं सबसे पहले, फिर f2 निकालते हैं, फिर f3 निकालते हैं, f4 निकालते हैं। अब सभी का समीशन करने पर 1 वैल्यू आता है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ठीक है, ये तो PMF नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या करना है हम लोग को फाइंड k का वैल्यू, किसका वैल्यू, k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं फाइंड। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर k नहीं होना चाहिए, यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पर k नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x होगा। ओके, तो यहाँ पर ये मेरा x है, क्या है मेरा, ये मेरा x है, x इक्वल टू 1 2 3 4। तो f1 का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होता है, f1 का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x के पावर में, मतलब 1/2 के पावर में x था, तो वहाँ पर x के जगह 1 ऐड मतलब लिखा जाएगा, तो क्या आएगा मेरा k इंटू 1/2 आ जाएगा। अब f2 का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, k इंटू 1/2 के पावर 2, वैसे ही तो क्या आएगा इसका वैल्यू k के पावर 4। वैसे ही f3 का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा मेरा k इंटू 1/2 के पावर में 3। ठीक है, अब 4 निकालेंगे तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा f4 का वैल्यू k/16 आ जाएगा। k/16 कैसे आएगा यहाँ पर एक बार और बता दिया जाता है, 1/2 है, इसके पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा मेरा 16 ही वैल्यू आएगा। ओके, यहाँ पर f1 का वैल्यू k/2 आ जाएगा, और यहाँ f2 का वैल्यू k/4, और यहाँ पर f3 का वैल्यू k/8 एंड f4 का वैल्यू k/16। तो अब क्या करेंगे, ये तो वैल्यू आ गया, अब करें कि इसका वैल्यू को सम करेंगे। तो सम करने के बाद वैल्यू मतलब k का वैल्यू फाइंड करना है। तो f1 एंड f2 प्लस f3 और f4 को जब सम करते हैं तो क्या आता है मेरा k/2 प्लस k/4 प्लस k/8 प्लस k/16 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो मेरा क्या आता है 15k/16 इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू आ जाता है फाइनली 16/15। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फॉर एनी 3 इवेंट्स, तो ये कितना मार्क्स का है पहले क्वेश्चन देख लें। 7 + 7 इक्वल टू 14, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन क्या है मेरा 7 मार्क्स का है। ओके, तो कितना आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन मतलब सॉल्व होता है। तो हर एक क्वेश्चन का जो स्टेप बताया जाएगा उसको फॉलो करते हुए जाना है आपको, और एक बार आपको जरूर से जरूर इसको रिवाइज करना है। ओके, हर एक PY के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डिवाइड बाई C और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई C। अब क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि A B C है, 3 इवेंट्स है, और आपको ये सोच करना है, मतलब प्रूव करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डिवाइड बाई C, ओके, ये होगा किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई C, इसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया डाटा उसको पहले अपने कॉपी में नोट करेंगे, जैसा दिया गया वैसा ही। ओके, उसके बाद कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर वी नो डैट इसमें किस फॉर्मूला का लॉजिक लगेगा। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर यूनियन B बाई C है, मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B के फॉर्म में दिख रहा होगा। डिवाइड है ना, तो इस देखो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको यहाँ पहचानना होगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पर A बाई B के फॉर्म में दिख रहा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये मेरा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो सेम फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B।
सभी लोग को याद होगा ये फॉर्मूला। ओके, अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय सी। इसको कैसे लिखेंगे, ये आप मान लें ये मेरा ए है टोटल, क्या है ये मेरा ए है, तो ए की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए है ना, तो ए की जगह हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए यूनियन बी लिख दिए, ये आपका ए हो गया, एक माना जा रहा है लेकिन ए नहीं है वहाँ पर। ओके, तो ए यूनियन बी है फाइनली, मतलब जो है मेरा ए यूनियन बी है। उसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल दे दिया गया है, और यहाँ पर बी है इसलिए, ठीक है, यहाँ पर बी है, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी नहीं होगा, रुक जाओ, ए यूनियन बी है। ओके, यहाँ पर डिवाइड बाय सी है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय सी है, देखो यहाँ पर बी है ना, इसलिए यहाँ पर बी लिखा गया है, तो यहाँ पर डिवाइड है मतलब यूनियन, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा इनटू सी, और डिवाइड में क्या होगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो किसके फॉर्म में आ गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के फॉर्म में ये वाला ला दिए। अब सर बताइए कि अब यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखो यहाँ से क्या करना है, हमें तो ये वाला फॉर्मेट मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय सी, इससे हमें प्रूव करना है ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन सी है, तो ये इससे होगा इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में मेरा क्या है यूनियन है, ठीक है, तो यूनियन यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्या होगा, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सी के पास, मतलब क्या होगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड इंटरसेक्शन सी, ये हो गया, और जो नीचे डिवाइड में था क्या था, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी था, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एक थ्योरम याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक सिंपल, यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, सेम उसी तरह यहाँ पर ए बी मानकर इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्या करना है, पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी हो गया, ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया मेरा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी, सिंपल। अब ए हम इस अकॉर्डिंग से मानते हुए चल रहे थे, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी होगा यहाँ पर, ओके, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, सॉरी यूनियन नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके, यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर, इसके बाद फॉर्मूले में क्या है, इंटरसेक्शन है, इसलिए इंटरसेक्शन यहाँ पर लगाया गया, तो क्या होगा मेरा यहाँ पर सी हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं उसके बाद का प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सभी को डिवाइड कर देंगे आपस में, ये क्या है पीसी से, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड है, तो सभी को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है वैल्यू, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। देखो क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये होता है। अब ये देखो यहाँ पर कहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी, हो गया। उसके बाद सेम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी लिखेंगे, सेम इसको भी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए यूनियन बी, और यहाँ पर सी है तो डिवाइड में सी हो जाएगा, ओके। तो क्या आ गया मेरा, ये आपका प्रूव हो गया, देख सकते हैं ये आपका प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था, क्या करना था प्रूव, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई सी। अब क्या करना है प्रूव, हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन को प्रूव करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
और यहाँ पर बी बार दिया हुआ है, मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। बी बार मीनिंग मतलब कह रहा है कि बी बार मतलब क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड बाई सी, तो इसका क्या लेना है वैल्यू हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई सी, ये वैल्यू लेना है, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ऑफ बी डिवाइड बाई सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई सी, ठीक है, ये है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन लगता है अलग दिख रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पर ए बाई सी है, बी बाई सी नहीं होगा, ओके। यहाँ पर बी बाई सी नहीं होगा, ओके। यहाँ पर थोड़ा पीला वाला किधर गया, ब्लैक, 1 सेकेंड। ये प्रूव नहीं करना था, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है, ओके। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, और ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। चलो अब चलते हैं, देखो चला जाए, चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई सी। तो सभी क्वेश्चन का मतलब बनाने का तरीका, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और उसके बाद देखना है कि किस फॉर्मूले से यूज करके ये फॉर्मूला मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर कंप्लीमेंट वाला है, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय पी सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो क्या करेंगे उसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय सी, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय पी सी कर देंगे, ओके। सेम इसी तरह इसका भी वैल्यू, ओके। यहाँ पर दिक्कत है यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर सी नहीं होगा, ओके। क्या हो गया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय सी हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगेन इसको क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से। अब क्या है, ये दिख रहा होगा आपको कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। तो देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन सी है, तो आपको इसको हूबहू मतलब जस के तस मतलब वैसे ही लिखना है, मतलब इसको ए मान लेते हैं आप। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी होना चाहिए, तो ए मेरा है ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होगा डिवाइड में सी होगा। तो ये आपका आ गया प्रूफ, ओके। यहाँ पर कई प्रॉब्लम हो गया था कि दिक्कत यहाँ पर ये हो गया था, क्वेश्चन कुछ और लिखा गया था, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं डाउट होगा तो हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो गए होंगे,
ज्वाइन हो जाए, जो बच्चे ज्वाइन नहीं होंगे वो अभी ज्वाइन हो जाए। और उसके बाद कहीं भी किसी तरह से भी डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज प्रोबेबिलिटी फंक्शन एज, ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चे को करना जरूरी है, करके जाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा फंक्शन का, ठीक है, रेंज भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसमें पूछ दिया जाएगा मीन क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप समझ लें कि ये आपका 14 मार्क्स के लिए कंफर्म कर लो, आज इसका कंफर्म हो जाएगा आपका 14 मार्क्स से। ठीक है, ये आपको बना के रख लेना है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको फोकस करते हुए देखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर चेक वेदर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये मेरा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ओके, तो पहले चेक करना है कि क्या ये मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ एक्स, तो मीन निकालना है, सेकेंड निकालना है, वेरिएंस निकालना है। उसके बाद ए एंड बी सच दैट ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कंडीशन दे दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड सॉरी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ए एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इक्वल टू 0.05, ये दिया गया है वैल्यू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब सेम इन मतलब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें फाइंड 0.2 लेस देन एक्स लेस देन 0.5 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब इफ नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 0.3, इसका भी जी क्वेश्चन नंबर जी दिया हो गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.75 डिवाइड एक्स ग्रेटर देन 0.5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, आपको देखो क्या लिखा हुआ है, 4। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरा क्या प्रूव करना है, पहला प्रूव करना है मेरा, ये मेरा होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब होगा, जब समीशन ऑफ एक्स मतलब समीशन ऑफ फंक्शन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ क्या होगा, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर समीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोला जाए, ओके, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोला जाए तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ओके, अगर यहाँ पर दिया हुआ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ये होता है। ओके, तो अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो ये मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो चलते हैं, फंक्शन मेरा दिया हुआ 3x² और मेरा रेंज दिया हुआ 0 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर 0 से 1 के बीच में रेंज रखेंगे, 3x² है। उसके बाद 1 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि माइनस से इन्फिनिटी तक चलते जाना है कि उसके बीच में आप समीशन कर सकते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 1 से इन्फिनिटी में यहाँ पर दिया गया है कि 0 मतलब 0 से 1 के बीच में दिया गया है कि 3x² है फंक्शन मेरा, और इल्स वेयर मतलब उसके बाद वाला सभी फंक्शन क्या होगा, मेरा 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, और यहाँ पर इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि क्या आएगा, इसका वैल्यू आपका 0 आएगा। अब हमको फाइनली क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सभी लोग को पता है कि इंटीग्रेशन, और 12th क्लास में पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था मेरा, 0 से 1 3x² dx था। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है वैल्यू मेरा, यहाँ पर आता है 0 से 1 x² dx, मतलब 3 को बाहर निकाल लिया अभी। उसके बाद x² का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, x³ होता है, और रेंज मेरा क्या है 1 से 0 से 1। अब 3 कट गया, बचा मेरा क्या, यहाँ पर 1 का वैल्यू पुट करेंगे एक बार x की जगह, और 0 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे एक बार।
तो 1 के पावर क्यू माइनस 0 के पावर क्यू, क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू 1 माइनस 0 एंड फाइनली 1 के इक्वल आ रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को शो करता है, इसलिए इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपको फाइंड करना है मीन, ठीक है, 0 से 1 के बीच के रेंज में आपको फाइंड करना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोग जान लें, मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये मेरा क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। तो चलो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होगा, रेंज दिया हुआ 0 से 1 x इंटू 3x² dx, x मेरा यहाँ पर दिया हुआ था फॉर्मूला के अनुसार, और यहाँ पर क्या है एफ एक्स का वैल्यू 3x दिया हुआ है, गिवन है। तो क्या करेंगे, अब म्यू का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या 3 को बाहर निकाल लेते हैं, सबसे सिंपल करना है तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं, कम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। 0 1 ये हो गया रेंज, और यहाँ पर x और x² है, आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आ गया, इसका वैल्यू x³ आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली x³ का जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो x³ का मेरे आता है x³/4 आता है, तो 4 हम यहाँ पर बाहर लिखे हैं 4। ओके, तो 3 पहले से ही था, यहाँ पर 3/4 आ गया, यहाँ पर x4 हो गया। अब यहाँ पर रेंज दिया हुआ है 1 से 0, 3/4 यहाँ दोबारा लिखे इक्वल टू करके, उसके बाद यहाँ पर x के पावर 4 मतलब x की जगह हम 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 के पावर 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 0 है तो -0 लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा वैल्यू, 1 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 1 होगा, तो 3/4 इंटू 1 एंड आंसर क्या आएगा 1, 3/4 ही आएगा वैल्यू। ओके, ये हो गया आपका मीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो वेरिएंस का फॉर्मूला भी जान लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर म्यू तो जानते हैं, म्यू मेरा मीन होगा, मीन का वैल्यू अभी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन मेरा दिया हुआ था किसके किसके रेंज में दिया हुआ था, 3x² 0 दिया हुआ था, और यहाँ पर 0 x और यहाँ पर 1 और यहाँ पर एल्सवेयर। तो देखो फंक्शन दिया था ये, तो सबसे पहले क्या करेंगे 0 से 1 में लिखेंगे क्या होगा मेरा x माइनस म्यू का वैल्यू दिया हुआ 3/4 अभी फाइंड किए हैं, उसके बाद फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर, तो स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद फंक्शन मेरा है क्या 3x² है dx हो गया। ओके, और क्या होगा प्लस 0 से क्या होगा यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में क्या है 0, इसलिए इसको हम नहीं लिखे हैं, लिख लें तो अच्छा होगा, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा कंफर्म, ठीक है। अब चलते हैं सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा इसमें, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन यहाँ पर इंटीग्रेशन का गेम है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं 0 से 1, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x के पावर 2 प्लस 9/16, मतलब 3/4 है तो 9/16 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 और a मेरा क्या है 1 मतलब x है तो x लिख दिए, और 3/4 है, इसको 2 से मल्टीपल करना है, मतलब गुना कर देना है, तो 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6/4 हो जाएगा, तो 6/4 x हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन दिया था 3x² dx हो गया। अब क्या करेंगे 3x² को हम बाहर भी 3 निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर कर दिया गया मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 3x² इंटू x² करते हैं तो 3x के पावर 4 आता है, उसके बाद 3 9 से मल्टीप्लीकेशन होता है 27, और डिवाइड में 16 है, और यहाँ पर x² आ जाता है, उसके बाद माइनस साइन है, और यहाँ पर 3 6 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा मेरा वैल्यू, इसका 18/4 आएगा, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, दोनों आपस में गुना होने के बाद x³ इसका वैल्यू आएगा। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर 3 को हम कॉमन ला देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। ओके, तो 3 को बाहर निकालते हैं
0 से 1 इंटरवल है मेरा, x के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस यहाँ 3 को बाहर निकाले, कॉमन निकाले, ठीक है, तो यहाँ पर 9/16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 18 है तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 6/4 x³ dx। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 और 0 क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेशन निकाल देंगे। x के पावर 4 का इंटीग्रेशन जानता होगा सब लोग कि x के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 5 डिवाइड बाई 5 होता है, हो गया। और 9/16 और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या, मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ और यह कांस्टेंट है मेरा, कांस्टेंट। उसके बाद 6/4 है, और x³ का क्या होता है, x/4 डिवाइड बाई 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और ये मेरा क्या है, इंटरवल 1 से 0 है, 0 से 1 है, ओके। अब 3 बाहर था, बाहर रखेंगे इसको अभी फिलहाल। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे सभी जगह, तो क्या हो जाएगा मेरा, x के पावर 5 है, तो यहाँ पर 1 के पावर 5 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1/5 लिख दें यहाँ पर सिंपल। और यहाँ पर 9/16 पहले से ही है, और यहाँ पर दिया हुआ है x³, तो x³ की जगह 1 रखते हैं तो 1/3 आ जाता है, और यहाँ पर 6/4, और यहाँ पे x के पावर 4 है, तो इसकी जगह हम 1 रखते हैं वैल्यू, तो 1/4 आता है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 है, 3 से 9 को कट करेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर 3 बचेगा, 3/16 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, -6/16। अब इसको और अगेन सॉल्व करते हैं, तो अगेन सॉल्व करने के बाद आता है वैल्यू 3 बाहर था जो। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 16 + 15 - 30 कैसे आया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे इसका, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरे, 80 आएगा नीचे, और यहाँ पर 5 16 × 85 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा वैल्यू इसका। यहाँ पर 5 तो 5 दिया 15 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 16 × 85 होता है, 6 × 5 30 हो जाएगा, -30 आ गया, ओके। तो एलसीएम आना चाहिए, अगर एलसीएम नहीं आ रहा तो समझ रहे हैं हाँ आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है यहाँ पर ये, तो ये आ गया वैल्यू इसका, तो 3 इंटू, और इसको सॉल्व करने के बाद आता है मेरा क्या होगा, 16 + 15 31 - 30 कितना आता है, वैल्यू 1 आता है, तो 1/80 आ जाएगा, 3 × 3/80, तो इसका वैल्यू क्या आएगा मेरा, 0.037। तो ये होगा आपका वेरिएंस, ये आपका निकल गया, वेरिएंस निकल गया, ओके। डी का वैल्यू, मतलब डी क्वेश्चन नंबर डी है कि बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन a एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b 0 एंड इक्वल टू 0.05। तो यहाँ पर a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वल, इसके इक्वल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि x लेस देन a, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ए बोला जा रहा है, तो 0 से a के बीच में इंटरवल हो जाएगा आपका, ठीक है, 0 से a का इंटरवल हो जाएगा। फंक्शन मेरा दिया हुआ 3x² dx, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3 को बाहर निकाल लेंगे, वैसे ही सेम x² का आपको इंटीग्रेशन पता है, x³/3। अब क्या करें, 3 कट हो जाएगा आपस में, तो x³ बचेगा, यहाँ पर इंटरवल a से 0 है, 0 से है, तो यहाँ पर a, यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगा aq - 0, तो फाइनली आंसर आएगा इसका aq आ जाएगा। वैसे ही सेम इसका निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, a से इंटरवल 1 के बीच क्यों रखें, सबसे पहले देखें a से 1 के बीच क्यों ही रखें। सबसे पहले फंक्शन जो है मेरा 3x किसके किसके बीच में है, 0 x लेस देन 1 तक, ओके, इसके बीच तक है इंटरवल। यहाँ पर फंक्शन का यूज किए हैं 3x², और यहाँ पर ग्रेटर देन क्या बोला है कि x इज ग्रेटर देन a, तो a मेरा छोटा वैल्यू है, और ग्रेटर देन a, x का वैल्यू कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा, मतलब फाइनली इसका क्या आएगा, फाइनल मैक्सिमम क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 a से 1 तक का इंटरवल रखा गया है। 3x² हो गया dx इंटू ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, इसका फिर दोबारा इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो x³/3 आ जाएगा, 3 कट जाएगा, और अगेन क्या करेंगे, x³ का वैल्यू, मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा, और यहाँ पर -aq हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर आता है 1/1 - aq। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इक्वल कर देंगे, और यहाँ पर
इसका वैल्यू मेरा ए क्यू है और इसका वैल्यू मेरा क्या है 1 माइनस ए क्यू है। तो ए क्यू इस साइड आएगा तो 2 ए क्यू हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 है और ए क्यू का वैल्यू 1/2 है और ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इस साइड है 3 पावर में 3 है तो उस साइड चल जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है, ठीक है, क्या आता है वैल्यू इसका 0.7937। ओके, तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं इसका एक और क्वेश्चन था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी दिया हुआ है 0.05, ठीक है। तो आपको बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो सेम बी से 1 तक जाना है। क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन बी है, सेम वही बताए थे आपको कि फंक्शन दिया हुआ है 3x², रेंज दिया हुआ है कि 0 से x1 के बीच में। तो क्या बोल रहा है, बी ग्रेटर देन मतलब x इज ग्रेटर देन बी के बारे में बोल रहा है, तो क्या b से 1 तक ही ले जाएंगे। ओके, यहाँ पर फाइनल मैक्सिमम क्या है मेरा 1 तक है, 3x² dx हो जाएगा। इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है 0.05। तो यहाँ पर क्या वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर इंटरवल में वेरिएबल क्या है मेरा b, तो इसका वेरिएबल नहीं है मेरा कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू b है, तो b का वैल्यू ही फाइंड करना है हमको। तो इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 3 और ये x² है तो x³/3 हो जाएगा, आपस में ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा मेरा x3। और क्या करेंगे इसका जब और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 1 के पावर q होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 1 और माइनस b के पावर q हो जाएगा, b के पावर 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस b3 b के पावर 3 इक्वल टू 0.05 है। तो क्या होगा, अगर इस वाले नंबर को 0.05 को इस साइड भेजते हैं और माइनस BQ को इस साइड भेजते हैं, तो ये माइनस BQ इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा BQ, और ये वाला आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद वैल्यू आता है 0.095 और ये मेरा प्लस में तो BQ, तो ये मेरा BQ लिखा गया है। अब BQ को इस साइड भेज देते हैं, पावर में 3 है तो उस साइड जाएगा तो पावर में 1/3 आ जाएगा, आप लोगों को पता होगा। अब क्या होगा उसके बाद, अब क्या होगा इसके बाद b का वैल्यू यहाँ पर फाइंड होगा, मतलब कैलकुलेटर में पुट करने के बाद वैल्यू आता है मेरा 0.983, ये मेरा हो गया वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आता है a का मेरा 0.7937 एंड b का वैल्यू आता है 0.983, ये आ गया आपको आंसर। तो देखो, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब इसका ई नंबर बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2 लेस देन x लेस देन 0.5। तो समझ सकते हैं कि आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, नहीं 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सॉल्व इतना लंबा होगा ही कंफर्म, तो समझ सकते हैं। तो चलते हैं, क्या बोला है यहाँ पर 0.2 लेस देन x लेस देन 0.5 है। तो क्या करें यहाँ, सिंपल इंटीग्रल 0.4 और यहाँ पर फंक्शन में दिया हुआ 3x² dx। सेम कंडीशन सेम प्रोसेस, क्या करेंगे इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x² है, 3 को बाहर निकाल देंगे, x² का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो x³/3 होता है, 3 कट रहा है बार बार, क्या हो गया उसके बाद x³ का वैल्यू मतलब 0.5 इसमें वैल्यू x की जगह पुट करेंगे तो 0.5 का क्यू हो जाएगा माइनस 0.2 का क्यू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद आता है मेरा आंसर 0.117। उसके बाद F नंबर क्वेश्चन, ये आ गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन काफ़ी आसानी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या आ गया इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0.3 बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्या कहा जा रहा है कि 0.0 तक सॉल्व करना है, मैक्सिमम बता गया 0.3 और x इससे छोटा है, मतलब 0 से स्टार्ट है, क्या था रेंज मेरा 0x1 तक। यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कि जो x है मेरा छोटा है 0.3 से, तो 0.3 से छोटा है तो x का वैल्यू कहाँ तक आएगा, 0 से स्टार्ट होगा मेरा, तो इसलिए 0 से स्टार्ट किए यहाँ पर, अब फाइनल मेरा हुआ 0.3 तक, ठीक है। अब फंक्शन में तो पता है फंक्शन दिया हुआ 3x² dx और इसका फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x³/3 और यहाँ पर 3 आपस में कट जाएगा और x³ का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तो मतलब यहाँ पर 0.3 का क्यू हो जाएगा और यहाँ पर 0 है रेंज तो 0 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.027। देख सकते हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं जी नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0.75 और x इज ग्रेटर देन 0.50 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, क्या इसको फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो क्या होगा,
तो इसको फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगा मेरे को, देखो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.75 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब x इज ग्रेटर देन 0.50, ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई बी का फार्मूला सभी लोग को पता होगा। इसका क्या फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये होता है। तो सेम प्रोसेस सेम कंसेप्ट इसमें लगाएंगे। चलते हैं, क्या हुआ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले को सॉल्यूशन कर देते हैं, इस वाले के बारे में बता रहे हैं कैसे हो गया। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.75 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.50। तो इसको डिवाइड कैसे कर दिए आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर हम यूनियन निकाल रहे हैं, a मेरा ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, a मेरा ये वाला पार्ट है, b मेरा ये वाला पार्ट है। अगर a यूनियन b करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है कि यहाँ पर x ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है। यहाँ पे बोला जा रहा है 0.75 से भी ज़्यादा है x, मतलब ग्रेटर दैन 0.75। तो फाइनल क्या आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है कॉमन पार्ट। तो इसको रखा गया इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दैन 0.75। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का वैल्यू डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। तो समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0.50। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था लेस देन 0.3, वैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.75 है, इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर दोबारा इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वैसे ही तो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आएगा मेरा 0.75 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 1 तक, वही वाला 1 तक गया, और 3x² dx हो गया, और सेम उसी तरह प्रोसेस लगाएंगे, 3 हो गया, और x² का क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन x³ 3 कट गया, फिर 1 से इंटीग्रल क्या है 0.75, 1 माइनस 0.75 के पावर क्यूब, ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद 1 माइनस 0.0542, और यहाँ पर 0.42 इसका वैल्यू है 0.75 का होल क्यों निकालेंगे तब, तो फाइनल मेरा आंसर आता है 0.58 इसका सिर्फ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0.50, तो इसका जब निकालेंगे 50 का 1 से रेंज में, तो क्या आएगा इसका, सेम उसी तरह प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर 1 माइनस 0.50 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो आता है इसका वैल्यू 0.125, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद रिजल्ट आता है 0.875। अब दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तब इसका वैल्यू आता है 0.58 डिवाइड बाई 0.875, तो फाइनल रिजल्ट आता है मेरा 0.662। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका VBA क्वेश्चन हो गया। आपको ये किसी भी तरह क्वेश्चन करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, एकदम सेम उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, मतलब एक ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यहाँ पर दिया गया है कि x एंड y भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हैविंग अ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर दिया गया फंक्शन एक्स वाई, यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, यहाँ पर x भी होगा, यहाँ पर y भी होगा एक साथ, तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करना है, ये मेरा फंक्शन दिया गया है 0 से 1 के बीच में रेंज है x का, और y का भी वही है। ओके, और यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू c, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका, उसके बाद प्रोबेबिलिटी इसका भी निकालना है, फिर इसका भी निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। द गिवन फंक्शन इज ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन कब होगा, मतलब उस समय क्या होता था, मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में उसमें क्या होता था, उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्या होता था, समीशन ऑफ
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ये होता था। यहाँ पर क्या है, डबल फंक्शन है, इसलिए डबल बार यहाँ पर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होगा इसमें। तो आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने आना चाहिए। आप लोग फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे जिसमें आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, तो इसमें इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इंटरवल दिया गया है 0 से 1, तो 0 से 1 लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, और यहाँ पर फंक्शन दिया गया है सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 0 है तो इसका कोई काम नहीं है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा मेरा, सबसे पहले यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर dy को छोड़ देते हैं, dx के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर 1 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर 1 के इक्वल होगा, और यहाँ पर c का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 है पहला, यहाँ पर dy है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, 0 से इंटरवल 1 के बीच में हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर c था, c को बाहर निकाल दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3, और यहाँ पर वाई स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल नहीं है क्योंकि एक्स dx के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाला टर्म मेरा वेरिएबल हो जाएगा, बाकी सब मेरा क्या होगा, यहाँ पर t भी रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा, कोई भी रहे, ये मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और मेरा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, 0 से 1 हो जाएगा इंटरवल, और इसका 1 जब यहाँ पर वैल्यू 1 करेंगे, यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए यहाँ वाला प्रोसेस। 1 से 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 1/3 प्लस यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 पुट करेंगे इसमें तो 0 आएगा, फिर इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो फाइनली क्या आएगा, 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो dy बचा होता है dy हो गया, dy के रिस्पेक्ट में हम दोबारा निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो 0 1 इंटरवल दिया हुआ है, अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन निकालते हैं, dy के रिस्पेक्ट में है, तो 1/3 कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 1/3 इंटू वाई, और वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई क्यू बाई 3 हो जाएगा। इंटरवल मेरा क्या है, 0 से 1 है, और c यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या होगा, 1 का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 इंटू 1 इक्वल टू 1/3 हो गया। अब यहाँ पर भी 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2c/3, यहाँ पर c है, मतलब 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर c मल्टीप्लीकेशन में था और इक्वल टू 1 फाइंड करना था। ओके, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो चलते हैं बी नंबर क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू और लेस देन 1/2 एंड डैश y लेस देन इक्वल टू 1/2। ये आपको इसमें क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो रेंज दिया गया था 0 से x लेस देन 1 और दिया था 0 से लेस देन 5 इक्वल टू 1 के बीच में, यहाँ पर लेस देन 1/2 के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा 1/2 तक, तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी 2 से 1/2 रखते हैं, यहाँ पर भी इंटरवल 1/2 तक रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है वैसे ही। अब फंक्शन जो दिया गया वैसा ही लिख दिया फंक्शन, सेम प्रोसेस करना है। c का वैल्यू अभी फाइंड किया 3/2, इसका रख देंगे वैल्यू, और 1/इन्फिनिटी 1/2 है। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे सेम, तो क्या आएगा x³/3, और यहाँ पर मेरा कांस्टेंट है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर xy स्क्वायर, और यहाँ पर इंटरवल जो दिया गया है। अब इसको अगेन यहाँ पर 1 सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/24 हो जाएगा। कैसे 24 हो जाएगा, 1/2 है तो यहाँ पर q निकालेंगे इसका, तो 1/8 आ जाएगा, और 8 × 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 आ जाएगा। वैसे ही इसका क्या आएगा, y² 2, और यहाँ इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है सॉरी,
तो यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आपस में कट जाएगा। तो फाइनली इसका क्या आएगा, बचा 1/24 प्लस y²/2, ये मेरा हो गया। फिर dy के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा y/24 और y² है तो y³/3, तो यह मल्टीप्लीकेशन होगा y³/6 हो जाएगा। और फिर दोबारा इसका वैल्यू पुट करेंगे y की जगह 1/2, तो y की जगह 1/2 पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या आता है मेरा 1/24 इंटू 1/2, और यहाँ पर y³ है तो 1/8 इंटू 6 48 आ गया। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी कट गया, और उसके बाद यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए तो 1/48, यहाँ पर 1/48 है, दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया मेरा 2/48, मतलब 1/24 इंटू 3/2। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 बार में, तो 1/16 आ जाएगा इसका वैल्यू। क्या आ गया 1/16, इसका हो गया आंसर, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सी कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x इक्वल टू लेस देन 3/4। तो यहाँ पर इंटरवल दे दिया गया 1/4 से 3/4, और आपको तो फंक्शन पता है, सेम उसी तरह प्रोसेस करना है। सी था जो 3/2 था, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर x² प्लस y² dy/dx, dy इंटू dx, ये दिया हुआ मेरा फंक्शन। तो फिर दोबारा वैसे ही प्रोसेस लगाएंगे, सेम उसी तरह। आपको सिर्फ एक चीज निकाल दिया पहला बार, उसी तरह आपको क्या करना है, x² प्लस y² का पहला बार में ही यही आया था इंटीग्रेशन, सेम सभी जगह वैसे ही करना, सिर्फ इंटरवल चेंज होते जाएगा, वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। तो x³/3 हो जाएगा, xy² 3/4 0, ये हो गया। अब क्या हो गया 0/1/4, 0 से इंटरवल क्या है 1/4 dy। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3/4 का, तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पहले से ही 1/3 है, और 3/4 का क्यू निकालेंगे तो प्लस, और यहाँ पर था क्या y², और यहाँ पे x है तो 3/4 मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और यहाँ पर क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पावर क्या आएगा मेरा, 3 से 1 कट जाएगा, तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 आएगा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद ये मेरे आएगा 4 के पावर क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। ओके, प्लस 3y² कैसे आएगा, 3y² भाई 4 आ जाएगा। उसके बाद dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर y³/4 हो जाएगा, क्योंकि y² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y³/3, 3 कट जाएगा, और यहाँ पर y³/4 आ गया। अब यहाँ पर 0 से 1/4 आपका दिया गया है इंटरवल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ इंटरवल। उसके बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका 9 × 1, तो फाइनली आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 10 और डिवाइड बाई 4 × 64। ये आपका 10 कैसे आया यहाँ पे एलसीएम करने के बाद, और यहाँ पर आ गया आपका 3 और 5 आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 15 आ जाएगा और 256, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.058। ठीक है, अगर आपका प्रोबेबिलिटी कभी भी गलती से 1 से ऊपर आ रहा है तो आप लोग समझ जाए कि आपका ये क्वेश्चन मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होता है। ठीक है, कभी भी आपका 1 से बड़ा नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ mod x इज ग्रेटर देन 1, तो mod x का दे दिया गया है। तो mod x में क्या करेंगे, यहाँ पर mod x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरवल दिया था 0x लेस देन 1। ओके, अब कह रहे हैं यहाँ पर बड़ा है 1 से। अच्छा, 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, कोई भी रेंज बड़ा हो सकता है। ओके, यहाँ पर मॉडुलस x है, मॉडुलस x में क्या आता है, एक माइनस आता है साइन, एक प्लस भी होता है। ठीक है, तो माइनस वाला से स्टार्ट करते हैं, पहले -1 से 0 और उसके बाद प्लस वाला 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच में स्टार्ट किए हैं। ओके, और जो फंक्शन है मेरा सेम वैसा ही फंक्शन, और c का वैल्यू यहाँ पर 3/2 है। ओके, और सेम उसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर इसका वैल्यू आता है 1/3y², फिर इसका भी निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा 3/2 एंड 2/3, इसका आ गया आंसर 1।
तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, जो काफ़ी ठीक है। ये क्या है, ये आपका PYQ क्वेश्चन था 2019 का। तो आप लोगों को कहने का कि आप लोग एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग तैयारी करें धमाकेदार तरीके से, ठीक है। तो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम एक लेक्चर लेंगे, एक सेशन लेंगे, जिसमें कंफर्म एक मतलब कि मोस्ट VBI क्वेश्चन का सेशन रहेगा, ठीक है। उसमें 7 मार्क्स वाला जितना क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स वाला जितना क्वेश्चन रहेगा, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे, ओके। जिसमें आप लोगों को पढ़ के जाना है, सिर्फ क्वेश्चन वैसा ही आएगा, सेम उसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ ही मतलब कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।